नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 6। अब आगे। गोविंदपुरी के इलाके में पहुंचकर विराट ने अपनी गाड़ी को गली के बाहर ही खड़ा कर दिया, क्योंकि आगे रास्ता की चौड़ाई बेहद कम थी। वे लोग क्योंकि पहले ही कई बार वहां का फेरा लगा चुके थे, इसलिए जानते थे कि महाकाल का घर कौन सा है। ऑफिस से निकलने से पहले जोशी ने एक सिपाही से फोन कराया था, जिसने बाबा को बताया था कि उसकी बीवी पर किसी चुड़ैल ने कब्जा जमा रखा था। तब बाबा ने उसे अपना पता नोट करवाकर कहा था कि वह रात 10 बजे तक जब चाहे मिलने आ सकता है। दोनों पैदल चलते चलते दोनों महाकाल के घर के सामने पहुंचे। जोशी ने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी और खोले जाने का इंतजार करने लगा। दरवाजा अनपेक्षित रूप से ज्यादा देर से खुला। सामने महाकाल खड़ा था, घुटनों तक पहुंचता काला चोगा, मस्तक पर भभूत का टीका, गले में खूब लंबी माला और आंखें लाल, जो उसकी सांवली रंगत को बेहद भयानक बनाए दे रही थी। नमस्कार बाबा जी। दोनों ने अपने हाथ जोड़ दिए। उन पर निगाह पड़ते ही महाकाल के मुंह से गहरी आह निकल गई। अब क्या कर दिया मैंने? हद करते हैं बाबा जी, हम इतनी दूर से चलकर आपसे मिलने आए हैं और एक आप हैं कि बजाय हमारे स्वागत करने के बेगानों की तरह सवाल कर रहे हैं। जोशी बोला, हमारी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों बार बार हमें परेशान क्यों करने चले आते हो। यहाँ शहर में क्या इकलौते तांत्रिक मैं ही हूँ? किसी और के पास जाकर अपना माथा क्यों नहीं फोड़ते? तांत्रिक तो बहुत सारे होंगे बाबा जी, मगर क्या करे, हमारा काम किसी अरे गहरे से नहीं चलता ना, इसलिए टॉप के लेवल पर दस्तक देते हैं। चलिए भीतर चलकर बात करें, यही कहो जो कहना है। वह रुष्ट स्वर में बोला। क्या बाबा जी, दोस्तों के साथ कोई ऐसे पेश आता है? अगर दोस्त तुम्हारे जैसे हो तो ईश्वर ही बचाए। हद है यार, कहते हुए जोशी ने बाबा के कंधे पर हाथ रखा और उसे लिए दिए जबरन भीतर दाखिल हो गया। ऐसे भी क्या बेरुखी है, जबकि इस बार तो हम तुम्हारे भक्त बनकर आए हैं, ना कि पुलिस ऑफिसर्स। भक्त कंधे पर हाथ नहीं रखा करते इंस्पेक्टर, वो कदमों में झुककर हमें प्रणाम करते हैं और हमारा आशीर्वाद लेकर खुद को धन्य समझने लगते हैं। वर्दी पहन रखी है ना बाबा जी, इसलिए अभी वैसा कुछ नहीं कर सकता, मगर कभी बिना वर्दी के यहाँ पहुँचूंगा तो आपका साष्टांग दंडवत प्रणाम जरूर करूँगा। चलिए अभी कहीं बैठकर बात करते हैं। तत्पश्चात जोशी ने बाबा को यूं भीतर लेकर सोफे पर बैठाया जैसे घर महाकाल का नहीं खुद उसका हो। विराट के बैठ चुकने के बाद खुद भी एक चेयर पर जम गया। क्या चाहते हो? बाबा भुनभुनाता हुआ बोला। मदद। कैसी मदद? एक बड़े पिशाच को पकड़कर दिखाना है। मजाक मत करो। नहीं, ये मजाक नहीं है, विराट बोला। तुम्हें आज रात हमारे साथ एक हवेली में चलकर वहां रहते प्रेत को अपने काबू में करना है, या फिर ये साबित करना है कि उस जगह पर कोई प्रेत आत्मा नहीं है। मुफ्त में? जोशी ने घूरकर देखा उसे। नहीं, मुफ्त में नहीं, विराट बोला। बताओ दक्षिणा कितनी देनी होगी? बाबा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यकीन करो बाबा जी, तुम्हारा मेहनताना जरूर मिलेगा, भले ही मुझे अपनी जेब से देना पड़े, फिर भी मिलेगा, कहकर उसने पूछा। कितना चाहिए? पहले पूरी बात बताओ। जवाब में विराट भूत प्रेतों से रिलेटेड अब तक का तमाम किस्सा उसने उसे कह सुनाया। मैं जानता हूँ कि चंद्रशेखर महाराज की आत्मा इतना उत्पात क्यों मचा रही है, उसने मधु कोठारी को क्यों मार गिराया। वहाँ हमारे साथ एक और तांत्रिक होगा जो पहले भी उस प्रेत से 2-4 हो चुका है, बल्कि मरता मरता बचा था। क्या हुआ था? विराट ने बताया। फिर तो बहुत ताकतवर लगता है वह दुष्ट। तुम्हें डर लग रहा है? हम किसी से नहीं डरते इंस्पेक्टर। तो फिर कहो चलने को तैयार हो। 50,000। 50,000? विराट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कम लग रहा है ना? समझ लो मैंने ये सोचकर लिहाज किया कि पैसे तुम अपनी जेब से देने वाले हो और जो काम करवाने जा रहे हो वह निस्वार्थ है, वरना 2 लाख से कम हरगिज भी नहीं मांगता। 50,000 कम लग रहा है तुम्हें? क्योंकि है ही कम, मगर कोई बात नहीं, कभी कभार कुछ कम नाफा नुकसान सोचे बिना ही कर लेना चाहिए। ये मत भूलो बाबा जी की यही काम हम तुमसे बाह मरोड़ कर जबरन भी करवा सकते हैं। जोशी गुस्से से बोला। सुनकर महाकाल ने जोर का ठहाका लगाया। दिमाग हिल गया है इसका? तुम्हारा हिल गया है? सब इंस्पेक्टर सुलभ जोशी
जो ये सोचते हुए कि अनुष्ठान जैसा काम किसी से जबरन करवाया जा सकता है। क्या कर लोगे अगर वहां पहुंचकर झूठ मूठ का आडंबर करने के बाद मैं ये कह दूं कि उस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं रहता? कुछ नहीं कर सकते, विराट ने कबूल किया, मगर मुझे यकीन है कि तुम धोखा नहीं दोगे। फिर इंसानियत के नाते भी तो कोई फर्ज बनता है तुम्हारा। अगर वहाँ सच में कोई भूत प्रेत लोगों की जाने ले रहा है तो उसे रोकना और किसका काम है? पुलिस तो ऐसे मामलों में कुछ करने से रही। हमारा काम है, हम जैसों का काम है। बाबा बड़े ही बुलंद लहजे में बोला। प्रेत चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो इंस्पेक्टर, वह महाकाल के सामने आखिरकार तो बौना ही साबित होता है। मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे किसी प्रेत से उसका किया धरा कबूल करवा कर तुम्हारा क्या भला होगा? उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना? नहीं, लेकिन उसके आतंक से लोगों को मुक्ति बराबर दिलाई जा सकती है, जो कि मैं दिलाना चाहता हूँ, ताकि फिर से कोई राहगीरी उसकी पिशाचविकता का शिकार न बन जाए। ठीक है, 40,000 दे देना, मुझे मंजूर है। पहुँचना कब है वो तो तुम बताओगे। सुनकर बाबा ने सेंटर टेबल पर रखे एक नोटपैड पर उस दिन का पंचांग बनाया, मन ही मन कुछ गणना की, फिर बोला 11:30 बजे तक पहुंचना होगा, क्योंकि अनुष्ठान हर हाल में 12 बजे शुरू करना पड़ेगा, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। ठीक है, और पैसे एडवांस में देने होंगे। अकाउंट नंबर बताओ, मैं अभी ट्रांसफर किए देता हूँ। गूगल पे कर दो मेरे नंबर पर। विराट ने फौरन कर दिया। अब कुछ सामानों के नाम नोट करो जिन्हें रात को हवेली पर साथ लेकर आना है तुम लोगों को। विराट ने वह काम भी किया, मगर लिस्ट में दर्ज सामानों के नाम बड़े ही अजीबोगरीब थे, इसलिए पूछ बैठा, ये सब मिलेंगे कहाँ से? 14 नंबर के सामने एक पूजा सामग्री की दुकान है, उम्मीद है सब वहीं मिल जाएगा। कुछ कम रह गया तो दुकानदार खुद बता देगा कि कहाँ मिलेगा। फिर भी 2-4 चीजें हासिल ना कर सको तो मुझे एडवांस में बता देना, मैं अपने साथ ले आऊँगा। फिर सारा इंतजाम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? पेमेंट मैं कर दूंगा, चाहो तो वह भी एडवांस में ले लो। नहीं, बात विश्वास की होती है इंस्पेक्टर। सामानों का इंतजाम मैंने किया तो बाद में तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है कि मैंने खामखा ही पैसे बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट तुम्हें थमा दी थी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे भी होती है जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर इंतजाम करके रखना होता है ताकि ऐन वक्त पर अनुष्ठान में कोई बाधा न पहुंच पाए। समझ लो, मुझे तुम पर यकीन है, तो भी खुद करो जाकर। मेहनत के बाद हासिल चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा होता है, उनका मज़ा अलग होता है, इसलिए संतुष्टि भी खूब मिलती है। ठीक है, हम कर लेंगे, कहकर उसने महाकाल को हवेली का पता समझाया और उठकर जोशी के साथ बाहर निकल आया। अपने खामखा इतनी फी भर दी उसकी, जोशी भुनभुनाया, जबकि काम होना अभी बाकी है, जिसमें वह सफल हो पाएगा भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। भाई, पेमेंट मैंने उसकी सफलता या असफलता को ध्यान में रखकर नहीं की है, उसकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए की है, जो करने से वह इनकार नहीं करने वाला। आपकी ये फैंसी बातें मेरी समझ से बाहर है सर, समझने की कोशिश करो जोशी साहब। वह आधी रात को उतनी भयानक जगह पर पहुंचकर पूजा पाठ करेगा, अपना वक्त देगा हमें, जिसकी फीस तो बनती है ना 40,000, जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ, वो तो आप बराबर कर सकते हैं। मैं भूल गया था कि गुजारा करने के लिए पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं आप मेरी तरह। करते होते तो 1 महीने की तनख्वाह उसके हवाले यूं ना कर देते जैसे मांगते के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया हो। अब जाने भी दो यार, कम से कम आज रात ये वहम तो दूर हो जाएगा कि दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। उतना हासिल क्या कम होगा, और उल्टा हो गया तो भी पैसे की वसूली हो जाएगी। ये सोचकर कि आगे ऐसे कोई केस सामने आया तो हम आंख मूंद कर ये नहीं कह देंगे कि सब नौटंकी है। तब तक दोनों गली नंबर 14 के सामने पहुंच चुके थे, इसलिए वह वार्तालाप वहीं समाप्त हो गया। रात 11:30 बजे विराट और जोशी चंद्रशेखर महाराज की हवेली पर पहुंचे तो बाबा महाकाल को अपना इंतजार करते पाया, जो कि फाटक के करीब खड़ा उनकी राह देख रहा था। नकुल तब तक वहां नहीं पहुंचा था। चाबी जोशी के पास थी, इसलिए गाड़ी से उतरते के साथ ही वह गेट खोलने के लिए आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही वह फाटक के करीब पहुंचा, महाकाल ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। क्या हुआ? हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर एक बैग रखा हुआ है, जरा लेकर तो आओ उसे। मैं लेकर आऊं? मत ला, विराट को बोल दो।
और थोड़ा नम्र बनो। यहाँ पुलिस या हेकड़ी दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। जोशी बुरी तरह से कसमसाता हुआ वहाँ खड़ी बाबा की ऑडी तक पहुँचा तो उसने रिमोट का बटन दबाकर गाड़ी को अनलॉक कर दिया। पिछली सीट पर एक खूब बड़ा बैग रखा था, जिसे उठाकर जोशी बाबा के पास वापस लौट आया। महाकाल ने उसमें से तांबे का बना पिरामिड के आकार वाला एक लोटा निकाला और उसका ढक्कन खोलकर भीतर मौजूद लिक्विड में से थोड़ा सा अपने दायां हाथ की हथेली पर पलट दिया। फिर कोई मंत्र बुदबुदाने के बाद फाटक पर उसका छिड़काव करने लगा। कुछ कदमों की दूरी पर अपनी गाड़ी की टेक लिए खड़ा विराट राणा पूरी खामोशी से वह नज़ारा देखता रहा। हम मानव मात्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। महाकाल ऊपर की तरफ देखता दोनों हाथ जोड़कर बोला, रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना। तत्पश्चात उसने जोशी को ताला खोलने का इशारा कर दिया। उसी वक्त रेड कलर की एक अल्ट्रोज वहां आ खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर नकुल उनकी तरफ बढ़ा। फिर जैसे ही उसकी निगाह महाकाल पर पड़ी, वह बावला सा हुआ तेजी से आगे बढ़कर उसके चरणों में लुट गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। सानंद रहो वत्स, यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विराट ने हैरानी से पूछा। ऑफ कोर्स जानते हैं, नकुल बोला। बाबा जी मेरे गुरु हैं, तांत्रिक विद्या इनसे ही मैंने सीखी है। फिर महाकाल की तरफ देखकर बोला, मैं यहाँ इंस्पेक्टर साहब के बुलावे पर आया हूँ गुरुदेव। बस ये नहीं जानता था कि आप यहाँ पहुँचने वाले हैं, वरना मेरी जरूरत ही क्या थी। एक से भले दो होता है बच्चा। चलो भीतर चलते हैं। तत्पश्चात आगे पीछे चलते हुए चारों हॉल में दाखिल हो गए। विराट अपने साथ दो बड़ी चार्जिंग लाइट लेकर आया था, जिनका प्रकाश वहाँ पर्याप्त उजाला फैलाया दे रहा था। जबकि जोशी दो बड़े कार्टून बॉक्स अपने हाथों में उठाया था, जिसमें बाबा की नोट कराई तमाम पूजन सामग्री मौजूद थी, जिसे उसने और विराट ने मिलकर 3 अलग अलग दुकानों से खरीदा था। और कीमत, वह तो एकदम हैरान कर देने वाली थी, पूरे 20,000 रुपए। हॉल में पहुंचकर बाबा ने वहां का एक राउंड लगाया, फिर खुले हिस्से के नीचे पहुंचकर अपने बैग से एक कुशन आसन निकाला और आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर वैसा ही एक आसन उसने नकुल को थमाकर अपने सामने बैठने का इशारा कर दिया। उसकी देखा देखी विराट और जोशी नंगे फर्श पर पालथी मारकर बैठ गए। आगे बाबा ने कार्टून बॉक्स खोलने के लिए अपनी तरफ खींचा ही था कि नकुल ने उसे रोक दिया। इतना बड़ा पाप मेरे सिर पर मत डालिए गुरुदेव। मेरे रहते आपको तैयारी करनी पड़े, उससे पहले डूबकर मर नहीं जाएगा ये आपका शिष्य। सुनकर बाबा महाकाल ने बड़े ही गर्व के साथ विराट और जोशी की तरफ देखा, मानो जताना चाहता हो कि लोग उसे कितनी इज्जत देते हैं। नकुल तैयारियां में जुट गया। उसी दौरान बाबा ने सवाल किया, इंस्पेक्टर ने बताया कि आज शाम तुम्हारा किसी भयानक प्रेत से मुकाबला हुआ था? ठीक बताया था। मैं उस वक्त अपनी भांजी को तलाशने की कोशिश कर रहा था गुरुदेव, जिसके लिए 3 आत्माओं का सहारा भी लिया था। सब कुछ नजर भी आ गया था, लेकिन उस दुष्ट ने वापस निकलने से पहले ही मुझे थाम लिया। वो तो भला हो इंस्पेक्टर साहब का, जिन्होंने फौरन मुझे आसन से हटा दिया, वरना तो उसने मार ही डाला होता मुझे। तुम जानते हो ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। हम अपनी शक्तियों के जरिए किसी को प्रेत बाधा से मुक्त भर करा सकते हैं। गुमशुदा लोगों को ढूंढने लग जाना, किसी के कातिल का पता लगाना, ये काम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। फिर क्यों तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की? मैं और क्या करता गुरुदेव? मेरी भांजी लापता थी। जीजा जी उसकी सलामती को लेकर अधमरे हुए जा रहे थे। फिर एक और बात थी जिसने मुझे वह दुस्साहस करने को मजबूर कर दिया। कौन सी बात? आपको पता ही है कि दीदी की शादी कितने बड़े आदमी के साथ हुई है। मैं भी दीदी के साथ वहीं रहता हूँ, क्योंकि बचपन से उन्हीं के साथ रहा हूँ। मुसीबत यह है कि मेरा जीजा मुझे अव्वल दर्जे का नकारा समझता है, इसलिए मैंने सोचा मधु को खोज निकालूंगा तो कुछ तो एहसान मानेगा मेरा। मगर अफसोस कि वह जिंदा नहीं मिली, इसलिए सारे किए कराए पर पानी फिर गया। बात चाहे जो भी हो, आगे से ऐसा दुस्साहस कभी मत करना, वरना धीरे धीरे तुम्हारी तांत्रिक शक्तियाँ छीन पड़ती जाएगी और एक दिन तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जी गुरुदेव, मेरी एक बात सदैव याद रखना नकुल, सृष्टि हमेशा संतुलन चलती है, इसलिए जरूरी है कि हर इंसान वही काम करे जिसके लिए विधाता ने उसका चुनाव किया है। क्या होगा अगर महिलाओं की जगह पुरुष प्रतिज्ञा कर ले कि अब से बच्चा वही जन्मेंगे?
क्या होगा अगर किसी डॉक्टर को मोची की जगह और मोची को उठाकर डॉक्टर की जगह खड़ा कर दिया जाए? क्या होगा अगर बॉर्डर पर खड़े फौजियों को अंदर बुलाकर आम आदमी के हाथों में बंदूक थमाकर सरहद पर भेज दिया जाए? कोई भी अपना काम ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा गुरुदेव, सब कुछ उलट पुलट होकर रह जाएगा। बेशक यही बात तुम्हें भी समझनी होगी वत्स।